हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 17 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें नहीं है, जैसे ये वाली हमें नहीं पढ़नी। ओके, और ये भी सिर्फ इसमें यही चीज़ देखनी है। ये वाला थोड़ा सा अच्छा आर्टिकल है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं जो कि पीटी के हिसाब से काम के हो जाते हैं। पीटी में 2022 में प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी निकला, वो भी देखेंगे क्या था। और बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से। ओके, तो इसकी पीडीएफ भी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि पहला जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के ऊपर है। पहला आर्टिकल लिखा हुआ है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग फिजिक्स। मतलब फिजिक्स बेसिकली एक डीप सब्जेक्ट होता है। ओके, और इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो जो रिसर्चर्स है डीप माइंड, ओके, ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन आप समझ लो। उन्होंने एक ऐसा एआई टूल यहाँ पर क्रिएट किया है, या एआई रोबोट यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया है, जो कि इतनी इतनी फिजिक्स जानता है जितना कि 3 मंथ का जो बेबी है उतना। ओके, अब आप सोचोगे कि 3 मंथ का जो ओल्ड बेबी है वो कितना फिजिक्स जानता होगा। तो जस्ट उसने जितना ऑब्जर्व किया होगा 3 महीने में, उतनी फिजिक्स वो यहाँ पर जानता होगा। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर किया है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक तरीके से एक एआई टूल जो है उसको डेवलप किया है, जिसका नाम भी रखा है इन्होंने PLATO। ओके, पिलाटो आप कह सकते हो, और इनके नाम पर ही रखा गया है रिसर्चर्स के बेसिकली। और विच एडोप्ट्स द थेसिस दैट ऑब्जेक्ट्स प्ले अ सेंटर रोल इन रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोडिक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ जो फिजिकल वर्ल्ड बेसिकली है, वो किस तरीके से बच्चा सीखता है उसको जानने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया। सिर्फ 3 महीने तक की नॉलेज उस रोबोट के अंदर में डाली गई। बाकी आने वाले समय में वो किस तरीके से बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, वो हम जानेंगे इसी मॉडल के जरिए जो कि डेवलप किया गया है एआई के जरिए। तो दे देन यूज्ड वीडियो ट्रेनिंग डाटा। इसको 3 महीने तक जितना बच्चा देखता है वो सब वीडियो शो की गई, और इसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर नापा गया। और प्लेटोज रिएक्टेड सिमिलरली टू हाउ अ बेबी एक्सप्रेसेस सरप्राइज दैट when seeing an impossible event and learning effect were seen after 28 आवर्स ऑफ वीडियो। तो जब इसको यहाँ पर वीडियो जो है वो यहाँ पर दिखाई गई, जैसा कि 3 साल का बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण को देखता है, तो उसने सेम रिएक्ट यहाँ पर किया जैसा कि एक 3 मंथ ओल्ड बेबी जो है वो यहाँ पर करता। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। खैर, एग्जाम के काम की तो यहाँ पर नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी एआई के यूजेस में भी आप देख सकते हो कि कितना डीप जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। ये सब वीडियोस यहाँ पर जो है वो दिखाई गई, और पैटर्न्स वगैरह देखे गए कि सॉलिडिटी और कंटिन्यूटी दिखाई देती है या नहीं देती है। मतलब फिजिक्स के लॉज जो हैं वो थोड़े थोड़े समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। उसके बाद दूसरा जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो न्यूज़ है वो मिलेगी आपको हेल्पिंग हैंड्स के बारे में। और हेल्पिंग हैंड्स का मतलब ये है कि ये होते हैं आपके गूफर्स। ओके, और जो गूफर्स यहाँ पर होते हैं ये बेसिकली बोरो करते हैं। ओके, ये बेसिकली जो है वो बोरो करते हैं, और जो रूट है उस सिस्टम पर ये जो है वो उन्हें खाते हैं। मतलब रूट सिस्टम पर सर्वाइव करते हैं, रूट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लंबी लंबी जो टनल्स हैं उनको यहाँ पर बनाते हैं। तो रिसर्चर्स इसी बात पर फोकस कर रहे थे कि ये जो गूपर्स हैं ये आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी टनल्स यहाँ पर बनाते हैं। ये सारी की सारी अपनी जितनी भी एनर्जी है वो टनल बनाने में वेस्ट कर देते हैं, तो क्यों? तो इनको पॉकेट ग्रुपर कहा जाता है, और बहुत लंबी लंबी टनल्स जो हैं वो यहाँ पर बनाते हैं। साइंटिस्ट ने कैमरे लगाए टनल्स के अंदर और जानने की कोशिश की ये आखिर टनल बनाते क्यों हैं। तो पता चला कि जो गूपर्स हैं ये आपके रूट सिस्टम पर सरवाइव करते हैं। मतलब ये कंज्यूम करते हैं रूट सिस्टम को। ओके, तो रूट सिस्टम को कंज्यूम करते हैं। जब रूट सिस्टम को कंज्यूम करेंगे तो रूट्स का हेल्दी डेवलपमेंट यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हेल्दी डेवलपमेंट होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जो बेसिकली प्लांट है या फिर कोई ग्रास है जिसकी वो रूट्स हैं, उसके डेवलपमेंट में ये सहायता जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो जो रूट सिस्टम है उसको हेल्दी रखने का काम यहाँ पर करते हैं। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये ऐसे फर्स्ट नॉन ह्यूमन मैमल्स हो सकते हैं जो कि फार्मिंग में मदद कर रहे हैं। आपको पता है कि ह्यूमन तो फार्मिंग करता ही है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो गूपर्स हैं ये भी आपके जो हैं वो फार्मिंग में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें मिली। द एनिमल्स निबल्ड ऑन द रूट्स टू नरिश देमसेल्फ। अपने आप को नरिशमेंट करते हैं रूट को खा करके, और साथ ही साथ रूट की जो रीग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं और फार्मिंग में मदद यहाँ पर करते हैं। ये बात जो है वो निकल करके आई। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ और जो साइंटिस्ट हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास वगैरह के, वो कहते हैं कि डजंट थिंक द ग्रुपर्स आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फार्मिंग। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो फार्मिंग नहीं करते। तो दो साइंटिस्ट के मत हैं, एक कह रहे हैं कि फार्मिंग करते हैं, दूसरे कह रहे हैं कि फार्मिंग नहीं करते। और जो ये कह रहे हैं कि फार्मिंग नहीं करते वो ये कह रहे हैं कि फार्मिंग में सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि रूट सिस्टम हेल्दी रहे, और
फार्मिंग के अंदर जो है वो क्रॉप प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होना चाहिए, जो कि ह्यूमंस यहाँ पर करते हैं बाकी के काम, या कुछ अदर क्रिएचर्स भी करते हैं, लेकिन वूपर्स उस काम को नहीं करते हैं। खैर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, निकल करके आती रहीं, हमारे किसी काम की नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पॉकेट वूपर्स, ओके। और ये इनका काम है बोरो करने का, ओके। तो मतलब लंबी लंबी टनल्स बनाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से एनिमल जो हैं वो टनल सिस्टम जो है उसके ऊपर वर्क यहाँ पर करते हैं, मतलब लंबी लंबी टनल जो हैं उनको यहाँ पर बनाते हैं। तो ये पता होना चाहिए। अब इसी के अंदर एक और स्टडी के अंदर लिखा हुआ था कि फंगस ग्रोइंग आंट्स के बारे में लिखा हुआ था, ओके। तो फंगस और आंट का म्यूचुअलिज्म, उसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया, ओके। तो आंट्स और फंगस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आंट्स भी बेसिकली फार्मिंग सिस्टम में मदद करती हैं, बट वो मैमल्स नहीं है, इसलिए हम उनको नॉन ह्यूमन तो कह सकते हैं लेकिन मैमल नहीं कह सकते। तो आंट्स जो हैं वो भी हमारी मदद करती हैं फार्मिंग सिस्टम के अंदर, और बेसिकली जो फंगस है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं यहाँ पर। ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन इनके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलता वूपर्स के अंदर में, इसीलिए जो है वो इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये फार्मिंग में मदद यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आर्टिकल यहाँ पर आता है, लिखा हुआ है क्वांटम प्रूफ। देखो जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे हैं उनके एप्लीकेशंस तो बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। नए नए पॉजिटिव एप्लीकेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ निगेटिव जो सिचुएशंस हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि खतरे क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट के, ओके। तो जनरली ये सोचा जाता था कि आजकल जितनी भी चीज़ें प्रोटेक्ट रखी जाती हैं वो प्रोटेक्शन होता है बाय क्रिप्टोग्राफिक कीज़, मतलब कोई डाटा है उसको एनक्रिप्ट कर दिया लाइक अ पासवर्ड, ओके। तो वो सिस्टम पासवर्ड इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक की, इसके द्वारा जो है वो एक पूरा का पूरा डाटाबेस उसको प्रोटेक्ट रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पता लगा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स अगर डेवलप हो गए तो इन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को तोड़ा जा सकता है, जो कि अब तक सोचा जाता था कि नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। इन्होंने एक अलग तरीके का एनक्रिप्शन उठाया जिसका नाम है क्रिस्टल्स खाइबर, ओके। और यहाँ से इन्होंने इस एनक्रिप्शन जो डाटा था बेसिकली ये एक तरीके से क्रिप्टोग्राफिक की है, ओके। ये है आपकी, ओके। और इस पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए और पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर ने इस की को तोड़ लिया, यानी कि अब जो डाटा यहाँ पर होता है बेसिकली मान लो कोई बैंकिंग सिस्टम का डाटा है, या फिर आप समझो कि किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है, ओके। लाइक आप यहाँ पर देखोगे कि फिंगर प्रिंटिंग का डाटाबेस हो सकता है, डीएनए का डाटाबेस हो सकता है, वो तो सब सिक्योर रखा जाता है, वो सब हैक ना हो इसके लिए उनमें जो है वो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा कि अब फ्यूचर जो क्वांटम कंप्यूटर आएंगे उससे क्रिप्टोग्राफिक कीज़ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इसके मतलब ये है कि जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर विकसित होंगे ये जो डाटा हम यहाँ पर सब सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं इसके चांसेस हैकिंग के यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यही समझ में आ रहा है कि मैनी पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स एबिलिटी टू ब्रेक द क्रिप्टोग्राफिक कीज़ ब्रेक हो जाती हैं, जो कि पूरी की पूरी मॉडर्न लाइफ उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है जबकि, ओके। तो ये इस तरीके से काम करता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस क्रिप्टोग्राफिक की बेसिकली जो है वो ऐसी कीज़ होती हैं जो कि डाटा को एनक्रिप्ट करने में मदद करती हैं ताकि उसको जो सिंपल लोग हैं वो एक्सेस ना कर पाएँ या फिर हैकर्स जो हैं वो उसको एक्सेस ना कर पाएँ, ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिस्टल्स खाइबर नाम की जो टर्म है ये भी न्यूज़ के अंदर आई, ये क्या है ये भी पता होना चाहिए, और क्वांटम प्रूफ जो है वो किस तरीके से यहाँ पर है उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर 5.9 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक यहाँ पर आया, भारी तबाही जो है वो यहाँ पर मची। तो रिसर्चर्स इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि इतनी भारी तबाही आखिर क्यों हुई, क्या फिर बेसिकली सीस्मिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। और तो और ये जो यहाँ पर बेसिकली अर्थक्वेक यहाँ पर आया तो इतना भारी तबाही किस तरीके से यहाँ पर हुई उसको मॉनिटर करेंगे, क्या इसके नीचे कोई प्लेट है या सैन फ्रांसिस्को जैसी कोई दरार वगैरह टाइप की चीज़ें। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर आर्टिकल मिलेगा कोविड-19 मोर रेस्ट्रिक्शंस इन जर्नल्स दैन प्रीप्रिंट, ओके। आर्टिकल किसी काम का नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए आर्टिकल काम का नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसके बारे में व्यू लेंगे आखिर कहा क्या जा रहा है। देखो कोविड-19 यहाँ पर था, ठीक है। कोविड-19 के दौरान कई सारी स्टडीज़ यहाँ पर हुई, कई सारे पब्लिकेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ किए गए, कई सारे जर्नल जो हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ किए गए। बेसिकली एक जर्नल जो है या फिर एक स्टडी जो है वो तब पब्लिश होती है जब उसके ऊपर पहले से पूरी स्टडी हो जाए, और स्टडी होने के बाद निष्कर्ष जो हैं वो जर्नल में प्रकाशित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रिंट। इस प्री प्रिंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने जर्नल को पहले से ही प्रिंट करके रखा हुआ था, जबकि आपने अभी तक उसके ऊपर जो फुल तरीके से स्टडी नहीं की है, ओके।
तो ये आप ऐसा का ऐसा ही रिलीज़ कर देते हो, जबकि इसके अंदर काफ़ी सारे गैप रह गए हैं, क्योंकि स्टडी इसके बाद में होती और स्टडी होती तो सिंपल सी बात है कि आपने जो ये प्रिंट करके रख लिया, इसमें चेंजेस होने ज़रूरी थे, और चूंकि चेंजेस नहीं हो पाए इसीलिए ये प्री प्रिंट वाला जो ड्राफ्ट है यही आपका पब्लिक में अवेलेबल है, और पब्लिक को ये एक तरीके से जो है वो गुमराह करने की कोशिश हो जाती है। तो ये चीज़ें समझ में आई, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ यहाँ पर जो है वो बेसिकली चल रहा है। अब ये चीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के नज़रिए से देखें तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन किसी भी वैक्सीन को बेसिकली दिया गया, ठीक है, मान लो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया, तो उससे पहले जो है वो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पर होने थे, उसके बाद ही आप जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दोगे, और उसके बाद ही आप जो है वो जर्नल में उसको प्रकाशित करोगे कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोविड-19 के दौरान ऐसे कई सारे साइंटिफिक पेपर्स और जर्नल्स प्रकाशित हुए जो कि प्री प्रिंट यहाँ पर थे, ओके, प्री प्रिंट यहाँ पर थे, और प्री प्रिंट होने के बाद उनको धीरे धीरे जो है वो यहाँ से आप देखोगे तो उनको बेसिकली जो है वो रिट्रैक्ट भी किया गया, यानी कि विड्रॉल भी उनका यहाँ पर किया गया। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उभर करके आती हैं। एक स्टडी यहाँ पर हुई, उसने जो है ये देखा कि जो प्री प्रिंट पेपर्स हैं या जर्नल पेपर्स हैं वो विड्रॉल देखने के लिए मिले कोविड-19 के दौरान, और लगभग 143 के करीब जो जर्नल्स थे या फिर 40 के करीब प्री प्रिंट्स थे जो कि कोविड-19 के दौरान इस तरीके से निकल करके आए, और स्पेशली जनवरी 1 2020 से लेकर के 10 मार्च 2020 तक का डाटा है कोविड-19 का। मैं फिर से कह रहा हूँ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि पूरे पैसेज में क्या बातें लिखी हुई थी। इसको पढ़ने और समझने के लिए मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट लगाए, लेकिन आपको 1-2 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करना था, जो कि हमने किया। उसके बाद आगे लिखे हुए है, अगला आर्टिकल है वेस्ट वाटर सर्विलियंस फॉर कोविड-19 रिवील्स डायनामिक ऑफ इन्फेक्शन। तो डायनामिक्स ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ही बताने की बात हो रही है। चलो पूरा पढ़ते हैं इसको और देख लेते हैं क्या चीज़ें बात हो रही हैं। ओके, अलग अलग वायरस यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन सब से निपटने के लिए हमें सफिशिएंट प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मीजर्स जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे, और बेसिकली जो सिचुएशन पेंडेमिक ड्राइव ऑन होती हैं उसमें तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमें सब जानना है कि कितने लोग इन्फेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं और वायरल लोड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ ज़रूरी होती हैं। बेस्ड ऑन दिस जो सिविक बॉडीज़ हैं वो डिसाइड कर सकती हैं कि कहाँ पर वैक्सीन लगानी है, कहाँ पर लॉकडाउन लगाने हैं, हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर इलाके के लोगों में वायरल लोड ज़्यादा है या फिर कम है। ओके, अभी अगर हम देखें तो एट द टाइम SARS-CoV-2 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन लगा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। ओके, देखो सफिशिएंट प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो कैसे ले सकते हैं, वैक्सीन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के लिए भी लो टेस्टिंग देखने के लिए मिलती है, या फिर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, वगैरह वगैरह चीज़ें निकल के आती हैं, तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। इसके लिए सुझाव निकल करके आया वेस्ट वाटर वेस्ट सर्विलियंस का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुझाव में लिखोगे, ठीक है। तो वेस्ट वाटर बेस्ड सर्विलियंस क्या होता है कोविड-19 के लिए, और ये एक बेसिकली इफ़िशिएंट और फुल प्रूफ वे है ताकि हम जो बेसिकली पैरामीटर्स हैं उनको माप करके ये काम कर सकें। स्टडी जो है वो बेंगलुरु के अंदर और हैदराबाद के अंदर यहाँ पर की गई, दो अलग अलग जगह से डाटास को कलेक्ट किया गया, वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया गया, और तब जो है वो जा करके निष्कर्ष यहाँ पर निकले। स्टडी हैदराबाद के अंदर हुई, ये मैंने बताया, लगभग 2.5 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर ये स्टडी जो है वो यहाँ पर हुई, और स्टडी के अंदर ये सब चीज़ें निकल करके आई जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। इन 1 year of testing and observation, the researchers were able to spot the temporal dynamics in the viral load in drainage water। तो देखो ये जो है ये आर्टिकल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और इस आर्टिकल के अंदर जो पहले पढ़ाया था डाउन टू अर्थ के अंदर था शायद वो, और उसके अंदर जो है वो फीकल बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया था। मतलब देखो कई सारे घर हैं, तो उन सभी के घरों से जो है वो फीकल जो है वो वेस्ट जनरेट होगा, और वो वेस्ट जनरेट होकर के कहीं आकर के यहाँ पर कहीं मिलेगा। ओके, यहाँ से ये जो है वो आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर में जाएगा अगर अवेलेबल है तो ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जाने से पहले यहाँ इस स्टेज पर आप जो है वो इसमें क्या करते हैं कि इसके डाटा को उठाते हैं, यहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और उस सैंपल की मॉनिटरिंग जो है वो आप यहाँ पर करते हैं, और उस सैंपल के अंदर में आप देखते हैं कि जो है वायरल लोड कितना है, क्योंकि फीकस के अंदर जो है वो वायरल तो होगा ही, ओके, वायरस के ट्रेसेस तो होंगे ही, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना वायरल लोड जो है वो मौजूद है,
उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। अगर वायरल लोड हाई है तो सिंपल सी बात है, इन सभी घरों के अंदर वायरस के केसेस देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज अगर वायरल लोड कम है तो केसेस नहीं देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो उस पर्टिकुलर इलाके में ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब नहीं रहेगी। अगर वायरल लोड कम निकल करके आया तो हम यहाँ पर अगर कम मीजर्स भी अपनाते हैं तो भी चलेगा, लॉकडाउन ना लगाएं तो भी यहाँ पर चलेगा। ये सब बातें जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो ये सब जो है वो मैंने आपको बताया। और ये इमेज भी बना सकते हो, अगर फीकल बेस्ड के बारे में आए या फिर वेस्ट वाटर के बारे में आए तो उसमें आप ये वाली इमेज भी बना सकते हो। ओके, सैंपल यहाँ से कलेक्ट करेंगे और वायरल लोड जो है उसके ज़रिए हम पता लगा लेंगे कि वहाँ पर हमें लॉकडाउन लगाना है या फिर इफेक्टिव मीजर्स तुरंत लेने की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, उसके बेस पर पता लग जाएगा। अब एक मिनट, ये आप इसके एडवांटेजेस देखो इस चीज़ के। और चूंकि वायरल लोड जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग भी होता है। देखो, सबसे ज़्यादा जो फिकस है वो सुबह में जनरेट यहाँ पर होता है। ओके, सुबह सुबह में होता है। तो अगर आप सुबह में जो है वो यहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हो तो आपको जो वायरल लोड है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू द नाइट कलेक्शन। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें निकल करके आती हैं और जो है वो ये आएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जो हैं वो काफ़ी सारे मल्टीपल हैं। लाइक आप देखोगे यहाँ पर कि ट्रेंड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वायरल लोड कैन बी गोज्ड वेल बिफोर द वेव टेक ऑफ। पहला एडवांटेज ये है कि वेव आने वाली है या नहीं उससे पहले ही हमें पता लग जाएगा कि वायरल लोड इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, और उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो RT-PCR या वैक्सीन वाला सिस्टम है वो इंडिविजुअल बेसिस पर यहाँ पर वर्क करता है। लेकिन जो आपका ये फीकल बेस्ड या ट्रीटमेंट बेस्ड वाटर बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम है, ये आपका पूरी पॉपुलेशन पर वर्क करता है। स्पेशली जो है वो लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक साथ मॉनिटर यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ निकल करके आती है। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि वैक्सीन वाला जो सिस्टम है वो उसके रिज़ल्ट क्विकली मिल जाते हैं। लेकिन जो आपका ये फीकल बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम है इसके अंदर जो बहुत आपको मतलब टाइम लग जाता है, कपल्स ऑफ वीक यहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम की सीक्वेंस एनालिसिस करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, आप एक बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ टारगेट यहाँ पर कर सकते हो। न्यू वेरिएंट स्पॉट किए जा सकते हैं तुरंत। ओके, लाइक जीका है या टीबी है या डेंगू है। और तो और साथ में अगर आप देखोगे वेरिएंट भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लाइक ओमिक्रॉन है तो उसके अलग अलग जो सब वेरिएंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में भी जो है वो चीज़ें पता लग सकती हैं। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने के इसके क्या फ़ायदे हैं। ओके, इसके अलावा इट कुड हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट ताकि वो एपिडेमिक से प्रिपेयर हो सके। 5वां पॉइंट आपको ये मिल जाएगा भाई, जब जानकारी हमारे पास होगी तो हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर पाएंगे। अब चूंकि हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर के अंदर से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स को भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं और सिविक अथॉरिटीज़ को उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर AMR और ABR की कंडीशंस बेकार हो गई हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि वो भी वेस्ट वाटर से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये छठा फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली एनवायरमेंटल सर्विलियंस एंड इकोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का पार्ट यहाँ पर हो जाता है, जो कि इस तरीके से वर्क यहाँ पर करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये वाला आर्टिकल खूबसूरत था। ये इमेज भी ध्यान में रखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो इसको भी ध्यान से रखिए। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा कि द इंटेलेक्चुअल ट्रॉयका डेट हेल्प्स अंडरस्टैंड हेरिडिटरी। इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप जो है वो मेंस 2022 पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ प्रीलिम्स 2023 पर फोकस कीजिए। इस आर्टिकल से कोई पॉइंट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी जो है वो मेंडल के बारे में, डार्विन के बारे में दी गई है, जहाँ से UPSC क्वेश्चन नहीं निकालता है। ओके, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, खामा इसमें 10 मिनट बर्बाद करोगे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और इतने ही आर्टिकल काम के थे और जितना निकला उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।